नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अब तक अखिलेश यादव बीजेपी पर बढ़त बनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से लड़ना तय हुआ है, तब से अखिलेश यादव बीजेपी के दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब अखिलेश यादव के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, यानी पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। पहले तो आजमगढ़ से अखिलेश के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब कुछ और सीटों की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया है कि वो योगी जी से पहले चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि गोरखपुर में छठे चरण में मतदान होना है, जबकि आजमगढ़ में 7वें चरण में और आखिरी चरण में मतदान होगा। 7वां और आखिरी चरण है, क्योंकि 7 चरणों में ही 7 फेज में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो इसका मतलब यह भी है कि अखिलेश 5वें चरण या उससे पहले किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब खबर यह आ रही है, जब इस कार्यक्रम को हम करने की तैयारी कर रहे थे, तब तक यह खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी सूत्रों के आधार पर है, इसकी अभी पुष्टि जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। हालांकि एक टीवी चैनल से एक समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि मैनपुरी के करहल सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, ये तो जल्द पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव जो हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से विधायक बनने के लिए उतरेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को अगर ये कवायद करनी पड़ रही है, यानी अखिलेश के लिए सुरक्षित सीट की तलाश चल रही है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या अखिलेश यादव अब बीजेपी के दबाव में हैं? वैसे भी पिछले 2 दिनों में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि सीधे यादव कुनबे में सेंध लगाई है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू पहले बीजेपी में गई, अपर्णा यादव, आपको याद होगा, और अब उनके साढ़ू साहब यानी कि प्रमोद गुप्ता जी बीजेपी में चले गए हैं। और इसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को भी भगवा गमछा पहना दिया है। 2 दिनों की यह तेजी बता रही है कि बीजेपी में अमित शाह की रणनीति अब असर दिखाने लगी है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ और बड़े झटके बीजेपी विरोधी दलों को लगें। तो क्या बीजेपी के इस दबाव का असर यूपी चुनाव की तस्वीर बदलेगा? क्या अखिलेश यादव अपने परिवार की टूट के बावजूद मतदाताओं को जोड़ पाएंगे? क्या कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को प्रियंका मौर्य के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों, और देखेंगे एक बात और कि क्या चंद्रशेखर आजाद अगर गोरखपुर से योगी के खिलाफ उतरते हैं, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी है, तो फिर समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन देती है या नहीं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने, जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, जयंत चौधरी और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ वो कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। और ये सभी समाजवादी पार्टी के साथी हैं, यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो किस तरह बदल रहा है उत्तर प्रदेश का चुनावी परिदृश्य, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ जनों का पैनल मौजूद है। आइए आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी, आपका स्वागत है। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। और थोड़ी देर बाद हमारे साथी जयशंकर गुप्त भी जुड़ेंगे, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं जयशंकर जी को भी। तो आप तमाम वरिष्ठ जनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत करता हूं उन तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका जो अब तक हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं। आप जैसा जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सेदार होते हैं, और हिस्सेदारी के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में मुद्दों पर आधारित कमेंट करना है, और आपके कमेंट को हम जरूर देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं। अखिलेश यादव की हम बात कर रहे हैं, और जो टैगलाइन हमारा है कि क्या बीजेपी के दबाव में है अखिलेश यादव, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, यही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवालों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अखिलेश यादव की वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग रोज कर रहे हैं, और रोज कुछ ना कुछ खुलासा कर रहे हैं आगामी जो उनका जो घोषणा पत्र आने वाला है उसके बारे में। लेकिन जब घोषणा पत्र की चर्चा कर रहे थे, तो उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है, आगे की क्या रणनीति है। तो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी
जो कहती है वो करके दिखाती है। करनी हमारे कहीं भेदभाव आपको नजर नहीं आएगा, कथनी और करनी में। ये उत्तर प्रदेश है, ये दूसरा प्रदेश नहीं है। सर आउटसोर्सिंग का क्या कहेंगे? ये विस्तार से जिस समय मैनिफेस्टो समाजवादी सरकार का आएगा, क्योंकि आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। बहुत सारी चीजें हैं। आउटसोर्स कोई अच्छी प्रथा नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन के अलावा उसमें कुछ नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो संविधान और आरक्षण और हमारे गरीब को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। उनको क्या चिंता है? उनके सब हार रहे हैं, उनके सब हार रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी तय करेगी कहां चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे हम भी। तो ये आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी आगे है तो आगे ही रहेंगे। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी जुड़ गए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में अब आपके साथ यहां 3 और वरिष्ठ जन मौजूद हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव को सुन रहे थे और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं जयशंकर जी की क्या बीजेपी के दबाव में अखिलेश यादव। इसलिए ऐसा सवाल क्योंकि पिछले 2 दिनों से एक तो बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदर बल्कि यादव कुनबे में सेंधमारी कर रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश समाजवादी पार्टी पर। लेकिन दूसरी तरफ जिस गति से ये पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट दिखाई दे रही है। रुकावट इस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए शायद मुश्किल आने वाले समय में हो। लेकिन क्योंकि हो सकता है 22 तारीख के बाद से और भी थोड़ा ओपन हो चुनाव का अभियान जो है, प्रचार, और उसमें लोग कूदेंगे, बातें कुछ और होंगी। सवाल सीधा प्रोफेसर रविकांत जी आपसे ही शुरुआत करूंगा कि जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आगे हैं हम और आगे रहेंगे, और अब एक सामने यहां हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, उनके चुनाव की घोषणा हो गई है। तो क्या अखिलेश यादव को भी चुनाव में, चुनावी रण में कूदना चाहिए और कूदते हैं? अगर अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, अगर कूदते हैं यानी चुनाव लड़ते हैं, सांसद हैं अभी वो, लड़ते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है पार्टी को और क्या नुकसान हो सकता है, जरा समझाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबरें आई हैं, बहुत पुष्टि उसकी नहीं हुई है कि पहले वो आजमगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे, और अब आज की जो खबर है जिसका जिक्र आपने किया कि मैनपुरी की करहल सीट से शायद वो चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर तौर पर जो करहल सीट है वो बहुत साधारण सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। वहां अखिलेश यादव केवल नॉमिनेशन करके चले आए, वो सीट उनकी झोली में आ जाएगी। लेकिन आजमगढ़ की जिस सीट से बात हो रही थी, वहां पे अगर किसी आप निरहुआ की तरह के किसी व्यक्ति को ले आते तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी वहां पे, या बहुजन समाज पार्टी वहां अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ा देती तो अखिलेश यादव थोड़ा सा मुश्किल में फंस सकते थे। इसलिए मुझे लगता है कि अब उस रणनीति पर काम किया जा रहा है कि चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बागडोर केवल उनके सिर माथे है, इसलिए वही लीड कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी एक जगह पे वो फंस जाए, इसलिए वो बहुत सुरक्षित सीट पर जा रहे हैं। दूसरी बात जो योगी आदित्यनाथ की है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर सदर से,
लेकिन इसको लेकर के ये मुझे लगता है कि एनालिसिस करना ठीक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मजबूत दिख रहे हैं या बीजेपी मजबूत दिख रही है और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। अगर हम इसी को कहें तो योगी आदित्यनाथ भी पहले उनका आया कि साहब वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे और खुद अयोध्या में उनके कुछ अधिकारी जाते हुए देखे गए तो उससे ये लगा कि शायद वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके गोरखपुर सदर की बात हुई तो लोगों ने ये कहा कि शायद उनको गोरखपुर फिर से वापस भेजा जा रहा है। तो इस तरह की भी गॉसिप चल रही थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ को ले गई है जो थोड़ा कमजोर माना जा रहा है। उसका 164 सीटें हैं पूर्वांचल की, और ये देखा गया है कि पूर्वांचल को जिसने फतह किया है उसकी सत्ता बनी है, वो लखनऊ में ताजपोशी उसी की हुई है। पिछले चुनाव में 115 सीटें बीजेपी ने जीती थी वहां से, और इसीलिए एक तरफ काशी में मोर्चा संभालने के लिए तैयार है मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे हिस्से में गोरखपुर से वो बागडोर संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। तो उस मोर्चे को वो फिर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां ज्यादा डैमेज न हो, और अगर वहां पर वो 70-80 सीटें लेकर के आते हैं तो जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनको नुकसान होने जा रहा है, या और दूसरे हिस्सों में अवध में या बुंदेलखंड में जो उनको नुकसान होने जा रहा है, वो उसकी भरपाई कर लेंगे। तो इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा है कि साहब वो आगे हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपने प्रचार अभियान में, अपनी वादों में, जैसे आज ही उन्होंने जो पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि पुरानी पेंशन का जो मसला है, जो मांग है, बहुत लंबे समय से चल रही है, और इसका सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर होने नहीं जा रहा है। जो हजारों कर्मचारी हैं और उनका जो परिवार है, आप जोड़ लीजिए तो कई करोड़ में वो हो जाता है। तकरीबन एक मैं अगर छोटा सा अनुमान लगाऊं तो 3 से 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होने जा रहे हैं, माने पूरा परिवार जो है। और वो अगर कहीं अखिलेश यादव के समर्थन में आता है तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती मिल सकती है। लेकिन ये मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके बिना पर अब ये मुद्दा 24 तक जाएगा, और केंद्रीय जो सेवाएं हैं उसमें भी पेंशन बहाली का भी इश्यू होगा। तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अखिलेश यादव का, और हो सकता है कि इसके आगे भी, अभी जो मेरी जानकारी है कि अखिलेश यादव बेरोजगार नौजवानों के लिए भी कुछ वादा करने वाले हैं। तो वो अब मुद्दे को, पिछड़ों की जो गोलबंदी की इधर उन्होंने, अब उसके बाद वो मूल एजेंडे पर आ रहे हैं, जो आर्थिक जो मसले हैं लोगों के, उन मसलों पर वो अपने चुनाव को पूरा केंद्रित करना चाहते हैं। तो एक तरफ जो आप सामाजिक गोलबंदी जिसको कहते हैं वो पिछड़ों पर केंद्रित कर दी है, और फिर आर्थिक मुद्दे, ये दो चीजें अखिलेश यादव अपने चुनाव के लिए केंद्रीय बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसका फायदा उनको हो सकता है। फायदा हो सकता है, लेकिन अभी चर्चा हम ये कर रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने से या चुनाव में उतरने के बाद अखिलेश यादव ने मन बनाया है कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या ये किसी दबाव के कारण है, ये समझने की कोशिश हम यहां कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव से इससे पहले जब पूछा जाता था तो अखिलेश यादव कहते थे कि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो सुगबुगाहट चल रही है, पहले आजमगढ़ और उसके बाद अब मैनपुरी के कड़हर सीट से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे? क्या कोई प्रेशर है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पे? बाकी उनकी रणनीतियों पर भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले चुनाव का जो प्रेशर वो दिखाई दे रहा है क्या अखिलेश यादव पर? देखिए राजीव जी, एक प्रेशर तो बना, और वो इसलिए बना कि योगी आदित्यनाथ की जब घोषणा की गई कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो ये एक सहज सवाल उठने लगा कि भाई समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी जो है वो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा, बीएसपी का जो है क्यों नहीं लड़ रहा, कांग्रेस का क्यों नहीं लड़ रहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से वॉकओवर देने वाली चीज हो जाती है अगर अखिलेश यादव अपनी घोषणा चुनाव लड़ने की नहीं करते। मुझे लगता है कि ये दबाव, आप इस मायने में तो कह सकते हैं कि उन पर यह दबाव बना कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वॉकओवर देने से इनकार कर दिया। और ये साफ बताता है कि मतलब अखिलेश यादव ने बता दिया कि हम चूंकि मैदान में हैं तो हम मजबूती के साथ मैदान में हैं, तो लड़ाई जो है मजबूती के साथ ही होगी।
तो ये मुझे लगता है कि संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। अब जहां तक सीट का सवाल है कि आजमगढ़ से लड़ते हैं कि करहल से लड़ते हैं या गुन्नौर से लड़ते हैं, कई वैसे पिछले दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा भी था नेताजी तो तमाम सीटों से लड़े, सीटें भी गिनाई, निधौली कला से लड़े, तिलहर से लड़े, आजमगढ़ से लड़े, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक का उन्होंने सब गिना डाला कि नेताजी कहां से चुनाव लड़े। तो यानी उनके सामने विकल्प खुला हुआ है कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अब यह भी हो सकता है कि किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ जाए जहां टिकट बंटवारे के लिए ज्यादा मारामारी हो रही हो, उनके कई जो है मजबूत कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हो और विद्रोह की स्थिति को उतर जाते हो। क्योंकि मुझे याद है कि 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव भी सहजवान से चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए चूंकि वहां जो थे 3 प्रत्याशी जो थे वो बिल्कुल आमादा थे कि नहीं हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और फिर मुलायम सिंह लड़े और 1 महीने बाद फिर उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया जीतने के बाद। तो ये भी एक रणनीति हो सकती है, किसी ऐसी सीट लड़ रहे हैं जो हो सकता है पहले, दूसरे या तीसरे चरण में ही सीट आती हो। लेकिन जो उन्होंने कहा कि हम उनसे पहले चुनाव लड़ सकते हैं, इसका मतलब उन्होंने ये संदेश दे दिया कि हम लड़ाई में भी आपसे आगे हैं और तैयारियों में भी आपसे आगे हैं। और ये जो बातें कही जा रही थी कि अखिलेश क्यों नहीं लड़ रहे, कि मायावती क्यों नहीं लड़ रही, तो उन्होंने अपनी तरफ से तो स्पष्ट कर दिया कि हाँ हम चुनाव में जा रहे हैं। और आप इस बात को कह के आप चुनाव मैदान में नहीं जा सकते कि देखो मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी है वो नहीं लड़ा। हालांकि जो 2017 का चुनाव था उसमें भी किसी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का कोई भी प्रत्याशी जो था, मतलब घोषित किया हुआ, वो चुनाव नहीं लड़ा था। अखिलेश यादव भी नहीं लड़े थे, कांग्रेस की तरफ से भी कोई नहीं लड़ा था, शीला दीक्षित उस समय घोषित चेहरा थी वो भी नहीं लड़ी थी, मायावती जी भी नहीं लड़ी थी, योगी आदित्यनाथ, मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य, मतलब जो समझे जा रहे थे कि ये फेस हैं, ये भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चुनाव नहीं लड़ते तो जीत नहीं सकते या आ नहीं सकते, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए घोषित किया है। मतलब ऐसा नहीं कि सदिच्छा में उसने कर दिया कि अखिलेश यादव से कोई चुनौती देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया कि अब गोरखपुर में जाके निपटो। पहले था कि मथुरा से लड़ेंगे कि अयोध्या से लड़ेंगे, तो दोनों जगह से भी स्थिति, मतलब कहीं से भी स्थिति खराब थी, और अच्छी स्थिति कोई गोरखपुर में ऐसा भी नहीं। जो चर्चाएं चल रही हैं वहां से, जो राधा मोहन दास हैं जो वहां से विधायक रहे हैं, कि अगर वो कहीं विरोध में लड़ गए तो योगी जी कई बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये सब चर्चाएं हैं, तो स्थिति जो है अच्छी वो मतलब वहां भी नहीं है। तो इसलिए लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स थी उसमें भी योगी जी को निपटाने के लिए वहां भेज दिया गया, लेकिन ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अखिलेश यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, यानी ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अखिलेश यादव कमजोर हैं इसलिए चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो ये जो था उन्होंने, मुझे लगता है, जो दूर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर प्रचार नहीं कर पाएगी कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे। जी राजीव, फिर आगे चर्चा। पुष्पन जी, आप क्या कहेंगे, क्या अखिलेश यादव भी उस बीजेपी की जो रणनीति है, यानी कि उस बीजेपी के दबाव में चुनाव लड़ने के लिए सामने आ गए हैं? क्योंकि अगर अखिलेश यादव सांसद हैं और आराम से इस वक्त चुनावी रणनीतियों को, गतिविधियों को, पूरे के एक 403 सीटों का चुनाव है, छोटा मोटा चुनाव नहीं है, छोटा राज्य नहीं है उत्तर प्रदेश, वैसे में चुनावी मैदान में आना एक बड़े नेता का, और जैसा प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि अगर वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं और वहां अगर चुनाव उनका फंस गया तो अखिलेश यादव वहीं फंसे रह जाएंगे, तो उनके लिए सेफ सीट भी देखना, और यानी चुनावी मैदान में क्या जरूरत है इस वक्त अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना एक मैसेजिंग देना है, सबसे बड़ी बात है ये है कि, और ऐसे में मैसेजिंग देना जरूरी है जब भाजपा आप पे जो है प्रहार कर रही हो और इसको लेके ही एक मुद्दा बना रही, जो कि मुद्दा नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरा ये मानना है कि किसी भी जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है उसको जो है कि चुनाव लड़ना चाहिए, एक सेनापति को मैदान में उतरना चाहिए, और पहले ये होता भी था। पहले हर जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी चुनाव लड़ता था और जीत के आता था, तभी वो मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक से हमने ये देखा है, 2 दशक कह लीजिए, कि जो है बाद में जो है या तो चुनाव मुख्यमंत्री तय होता है, या फिर जो है कि वो मुख्यमंत्री लड़ता नहीं है, वो चुनाव लड़वाता है एक सेफ रास्ते से, और एमएलसी बन जाता है, उस तरह से आ जाता है वो। लेकिन उसको लड़ना चाहिए। मुझे यहां लगता है कि मैसेजिंग जरूरी थी, क्योंकि सपा की जो एक हवा बनी हुई है, भले ही ग्राउंड रियलिटी हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन एक हवा जो है, आप जिसको कहते हैं परसेप्शन की जो लड़ाई है, उसमें जो है अभी जो है समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही थी।
और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ पूरा हुआ कि जो हिंदुत्व आइकन को लेके एक अयोध्या उनसे छीन ली गई उस चीज को, तो उसको लेके कहीं ना कहीं जो है डिमोरलाइज्ड है। और आपने कहा कि जैसे बीजेपी के दबाव में, तो मुझे अगर आप इस बात को छोड़ दें कि चुनाव लड़ने की बात, तो मुझे लगता है कि मैसेजिंग जरूरी थी और दबाव तो आया निश्चित रूप से। मीडिया का भी दबाव आया, मीडिया में चर्चा होने लगी कि देखो योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, जो है कि केशव प्रसाद तो लड़ रहे हैं, तो अब ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये डर रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक मैसेजिंग की कोशिश करी है। वैसे मुझे लगता है दबाव में बीजेपी है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से जो है कि खासकर ओबीसी जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जुड़ा है, जिस तरह से यहां तक कि देखिए ब्राह्मण भी जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। आज ही खबर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से के शुक्ला जो है कि इनके जो वहां के मेरठ के उधर के जो इनके डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने छोड़ बीएसपी ज्वाइन कर ली है और उनको गाजियाबाद से शायद बीएसपी ने टिकट भी दे दिया है, वो बंसल जी के जगह पे जो है। तो गोरखपुर से यही हाल हुआ है। गोरखपुर से जो है कि वहां के जो थे वो क्या नाम आपके तिवारी जी, वो छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, हरिशंकर तिवारी के परिवार वाले। और अभी जो है जो कमलाबाई त्रिपाठी के पौत्र हैं, उनकी बात चल, जो टीएमसी में चले गए हैं, उनकी बात चल रही है कि शायद वो समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी जो है कि करके। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि दबाव में भाजपा है, इसीलिए वो देखिए इनके कुनबे पे और दूसरे ऐसे ओबीसी नेताओं पे दबाव बना रही है ज्वाइन करवाने के लिए। देखिए चाहे वो आपकी क्या नाम उनकी पुत्र वधुओं जो क्या नाम, और चाहे उनके समधियों मुलायम सिंह के, इनका कोई ऐसा राजनीतिक कोई इतनी ये हैवी वेट नहीं है कि इसका फर्क पड़ेगा या अखिलेश को कुछ फर्क पड़ता है इनसे। बल्कि अखिलेश ने तो खुद भी कहा है कि अच्छा हुआ वो छूट गए, भाजपा ने बड़ा कल्याण किया हमारे लिए कि उनको खींच ले गए अपनी तरफ। अब कम से कम जो है कि आलोचना तो नहीं, हमारे कुनबा तो शांति से रहेगा। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि एक ये दबाव में भाजपा है। किस तरह से सपा की जो स्ट्रेटजी है, सपा की तरफ जो लोग आ रहे हैं, जो असंतुष्ट हैं भाजपा से, खासकर ओबीसी क्लास जो है, वो कैसे उसको काउंटर करे, वो उसके में लगी हुई है। और ये मसला उसको मिल गया था कि अखिलेश नहीं लड़ रहे। देखिए अखिलेश मुझे लगता है इसलिए भी नहीं लड़ रहे थे कि एक तो उनको लगा कि हम चुनाव लड़वाएं, एक जिम्मेदारी थी। दूसरी ये जिम्मेदारी थी कि बहुत सारे उन जो गठबंधन उन्होंने किए हैं, किसको कितनी सीटें दी जाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या अखिलेश के सामने भी है। देखिए ये बात है, एक एंगल और चल रहा है कि जो लोग सहयोगी आ रहे हैं उनको ऐसी टिकट दिए जाए, उनसे ज्यादा जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़ा किए जाए। ये बात भी चल रही है कि कहीं ये डर है, जैसे बंगाल में हुआ था, टीएमसी वाले जो बीजेपी में चले गए थे, लौट के आ गए थे फिर जो है टीएमसी में, उस तरह का भी एक खतरा उनको है। तो मुझे लगता है कि वो एक एक सीट पे वो फूक फूक के चल रहे थे। लेकिन ये दबाव बना है निश्चित रूप से, जब भाजपा ने इस तरह कैंपेन चलाया, मीडिया में चला, तो जो है अखिलेश को ये डिसाइड करना पड़ा। और देखिए अखिलेश के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा जो है आपका क्या नाम, आप आजमगढ़ ले लीजिए, आप जो है ये और उनका इलाका पूरा है, मुलायम सिंह के प्रभाव वाला इलाका है। उसके अलावा जो है इनका क्या नाम, जहां से इन्होंने अभी डिसाइड किया है आपके क्या नाम मैनपुरी से, वो सब इनके लिए वहां की जो है कि एक सेफ सीट कही जा सकती है। और निश्चित रूप से ऐसी ही सीट लेंगे और वो, बहुत सारी कम सीटें हैं मेहनत करनी जहां से पड़ेगी। अखिलेश यादव चुनाव अच्छे से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। जयशंकर जी, आप क्या कहेंगे, क्या अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए? पहली बात, राजनेता है, लड़ भी सकते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के कारण, उनके मैदान में, चुनावी मैदान में उतरने के कारण अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका क्या फायदा, क्या नुकसान? देखिए पहली बात तो यह कि आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो सांसद थे, वो विधानसभा का चुनाव लड़के नहीं आए। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे उसके बाद भी वो विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का साहस उन्होंने नहीं दिखाया था। वो विधान परिषद के चोर दरवाजे से गए थे विधानमंडल में। इसलिए नेताओं के लिए कोई बहुत अनिवार्य आवश्यक नहीं है, क्योंकि नेता रहता है वो चुनाव लड़ाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई उसको काम करना पड़ेगा, तो कहीं चुनाव न लड़े, क्षेत्र में क्यों केंद्रित है। लेकिन ये जो कहने की बात है कि योगी आदित्यनाथ मैदान में आ गए इसलिए अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना पड़ रहा, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ को तो दिखाना था, योगी आदित्यनाथ के सामने संकट था कि वो भावी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के खेमे से जगह जगह चलता था। कभी केशव मौर्य बोल जाते थे कि साहब वो नेतृत्व का अभी फैसला हुआ नहीं है, चुनाव के बाद जो है विधायक चुनेंगे, नेता चुनेंगे।
नेता का भी फैसला कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए उनको तो लगता था कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इन बातों को और बल मिलेगा कि हम रेस से बाहर हो गए हैं। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने दबाव भी बनाया होगा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे। अब वो कहां से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे या गोरखपुर से आकर के लड़ेंगे, ये हो सकता है इसमें आला कमान का कोई रहा हो जो भी सोच समझ रही हो, क्योंकि अयोध्या से जो रिपोर्ट्स आ रही थी बहुत अच्छी उनके पक्ष में नहीं है आनी, क्योंकि ब्राह्मण समाज वहां का उनके खिलाफ पहले से ही लगा हुआ था। साधु संतों में दो फाक हो गया था, पिछड़ी जातियां उनके खिलाफ लामबंद हो रही थी, दलित समाज भी उनके खिलाफ ही वहां का है। तो इसलिए वहां लड़ते तो बहुत आसान तो चुनाव नहीं हो सकता था, और इसलिए शायद वो गोरखपुर गए होंगे। अब जो सिनारियो बन रहा है गोरखपुर का भी, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब लड़ाई होगी, मुख्यमंत्री बहुत कम हारते हैं। हालांकि वही गोरखपुर के बगल में मानीराम में त्रिभुवन नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो चुनाव हार गए थे। वहां उपचुनाव हुआ था, उसमें संबित सरकार के मुख्यमंत्री थे त्रिभुवन नारायण सिंह, वो चुनाव हार गए थे। उस समय त्रिभुवन नारायण सिंह के साथ योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु जो है दिग्विजय नाथ जी साथ खड़े थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, उनको हराया था रामकृष्ण द्विवेदी ने, और उनके प्रचार में इंदिरा गांधी गई थी, तो इंदिरा गांधी के सामने काफी बदसलूकी की गई थी। दिग्विजय नाथ जी ने प्रदर्शन किया था। उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि भाई इसी देश में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आज फिर एक द्रौपदी की चीर लूटने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद पूरा का पूरा चुनाव पलट गया था। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री भी हारते हैं, नहीं भी हारते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो सिनारियो बन रहा है, एक तो पिछड़ी जातियां लामबंद हो ही रही हैं। हमने अभी सुना है, किसी और चैनल पर हम बैठे थे कि साहब गोरखपुर में जो उपेंद्र शुक्ला है, जिनको योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो वहां पे संसदीय उपचुनाव हुआ था, जिसमें प्रवीण निषाद जो है चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पे, जिनके पिता संजय निषाद अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया कर रहे हैं। तो प्रवीण निषाद ने बीजेपी के जिस उपेंद्र शुक्ला को हराया था चुनाव, उपेंद्र शुक्ल की पत्नी समाजवादी पार्टी में आ गई। अगर राधा मोहन दास अग्रवाल तैयार नहीं होते हैं या नहीं आते हैं इस तरफ इस खेमे में, तो बहुत संभव है कि उपेंद्र शुक्ल की पत्नी को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार वहां बनाएगी। तो गोरखपुर शहर का जो ढांचा है, उस ढांचे में जितने राजपूत हैं उससे कम ब्राह्मण नहीं है, लगभग बराबर है या कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो सकते हैं। वहां कायस्थ लोगों की संख्या ज्यादा बताते हैं लोग, और व्यापारी समाज है, बनिया समाज है, वहां का जो वैश्य समाज है वो वहां पे है, उन लोगों की मौजूदगी है। तो इसको देखते हुए अगर चुनाव लड़ गई, वो उनकी पत्नी ही लड़ गई, तो काफी चुनाव मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ ये जो बात कही जा रही है, रविकांत जी की बात से हम नहीं सहमत हो पा रहे हैं कि आजमगढ़ में चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव तो फंस सकता है चुनाव, और वहां उनको समय देना पड़ सकता है। आजमगढ़ जिस तरह से मैनपुरी का करहल है या मैनपुरी इटावा के आसपास के जो इलाके हैं, वो समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह जी के परिवार का राजनीतिक प्रभाव का क्षेत्र रहा है। उससे ज्यादा, उससे पहले से समाजवादियों का गढ़ रहा है आजमगढ़। इस बार भी आप देखिए, आजमगढ़ में जिला परिषद का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का बना। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट वहां से मुनस्सब नहीं हो पाई थी, या तो बीएसपी के जीते थे या सबसे अधिक समाजवादी पार्टी के जीते थे। तो अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ की किसी सीट से भी लड़ जाएंगे तो उनको वहां जाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लोकसभा का चुनाव भी वहां लड़ रहे थे, उस समय उनके खिलाफ जो भोजपुरी फिल्मों का या भोजपुरी गानों का बहुत बड़ा कलाकार अपने को बताता है, क्या दिनेश लाल निरहुआ या कुछ इस तरह का नाम है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। उस समय एक चैनल से बहस में हमने जब कह दिया था कि साहब आजमगढ़ तो समाजवादियों का गढ़ है, तो निरहुआ ने थोड़ा सा उठपटांग बातें भी कही थी, और लेकिन नतीजा यही हुआ कि बुरी तरह से उस निरहुआ को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इसलिए आज की तारीख में जिस ढंग का माहौल बन रहा है, अगर ये माहौल कंटिन्यू रहा और बीच में कुछ ऐसा नहीं हो गया जिसके चलते नतीजों में उलटफेर हो सकता हो, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी बागपत से लेकर बलिया तक, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक उसका पूरा परचम लहरा रहा है। उसको हराने की शक्ति, क्षमता अभी तक भारतीय जनता पार्टी में विकसित नहीं हो पाई है। आज जिस तरह की रिपोर्ट्स आई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो पिछड़ी जातियों के प्रभुत्व वाले इलाके हैं, उन इलाकों में भाजपा के उम्मीदवारों को लोगों ने खदेड़ दिया, भगा दिया। वो लोग गए थे, जैसे अब कोई विक्रम सिंह सैनी है बता रहे हैं लोग, तो वो सैनी जी भाजपा के विधायक है, सैनी समाज के लोगों में गए मीटिंग करने के लिए, वहां लोगों ने दौड़ा लिया। या इसी तरह से मथुरा जिले में कोई गुजर बहुल गांव था, उसमें जो भाजपा का
अनुसूचित जाति का जो विधायक है वो जब चुनाव वोट मांगने के लिए, तो वहां के गुर्जर लोगों ने दौड़ा लिया। गुर्जर समाज जो है पिछले दिनों में काफी हद तक बीजेपी के साथ गया है, लेकिन जब से इन्होंने महाराजा मिहिर भोज जो गुर्जर सम्राट कहे जाते हैं, गुर्जरों के मान सम्मान के साथ उनका नाम जुड़ा है, योगी आदित्यनाथ ने जो मूर्ति बनवाई उस पर उनको राजपूत डिक्लेयर कर दिया। तो पूरे के पूरे गुर्जर समाज में इसका बहुत जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है। ये सारा आक्रोश जो है कहीं एक जगह अगर इकट्ठा हो गया और ईवीएम के मशीन तक पहुंच गया तो राजीव जी भाजपा बहुत बुरी हालत में होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन क्या बीजेपी के सामने मजबूत चुनौती समाजवादी पार्टी दे रही है? यही समझने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर रविकांत जी आपसे, ये जानने की कोशिश, जैसा अभी जयशंकर जी कह भी रहे हैं, अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र के बारे में आज भी बात कर रहे थे, जिसका थोड़ा जिक्र आपने किया भी था। अब चाहूंगा कि उस जो आप बात रख रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। दूसरी तरफ जैसे भाजपा की अपनी रणनीति, और जैसा जयशंकर जी भी कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं, इफ बट की बात जब भी भाजपा जैसी पार्टी सामने दिखाई देती है, वो भी अभी रूलिंग में है उत्तर प्रदेश में, तब इफ बट वाली बातें, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, आती रही हैं। 2019 का चुनाव सब लोगों के सामने है। राष्ट्रवाद की बात कहते हुए कल अपर्णा यादव ने पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा जब ज्वाइन किया तो राष्ट्रवाद का ही, राष्ट्र धर्म का ही नाम लिया उन्होंने। तो ये जो राष्ट्रवाद है या हिंदुत्व है, इसके आगे समाजवाद कितना उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ पा रहा है, कितनी नजदीकी से आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों को, जरा समझाइए। देखिए, राष्ट्रवाद तो कोरोना की सुनामी में ढह गया। जब लोगों ने देखा कि हजारों और लाखों की तादाद में लहूलुहान पैर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे और उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, वो भूखे प्यासे थे। उसके बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें शहरी मिडिल क्लास जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, अस्पताल पूरे भरे हुए थे और लोगों के पास जगह नहीं थी, दवाइयों के दाम बढ़े हुए थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी लोगों को, तो उस समय राष्ट्रवाद कहा गया था। जिसे हम हिंदुत्व कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है, वो हिंदुत्व उस समय कहा गया था जब गंगा की तलहटी में हजारों की लाशें दफनाई जा रही थी। ये किस हिंदू धर्म में आता है? तब क्या हिंदू नहीं मर रहे थे जिनका अंतिम संस्कार भी विधि विधान से नहीं हो रहा था? और आप जिस तरह से उनको जला रहे थे शमशानों में, आप तख्तियां लगा रहे थे ताकि किसी कैमरे में कैद ना हो, उस समय हिंदुत्व कहा गया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का मसला है। आज अपर्णा यादव को वो सिखा रहे हैं कि आपको बोलना है कि साहब हम राष्ट्रवाद की खातिर राजनीति में आ रहे हैं, तो ये ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है। और जो सोशल मीडिया मजबूत हुआ है, जो यूट्यूबर्स मजबूत हुए हैं, उसने इस देश के करोड़ों लोगों तक उस सच्चाई को पहुंचा दिया है जो उन्हें मुख्य रूप से जो टेलीविजन है वहां से नहीं दिख रहा है। जिस रथ पर सवार होकर के, जो सोशल मीडिया के रथ पर सवार होकर के ये सरकार आई थी, अब उसी के खिलाफ ये चीजें जा रही हैं कि जब इस देश की सच्चाई, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी और लोगों की जो आमदनी घट रही है, ये जो महंगाई चरम पर है, ये जो बेरोजगार लाठियां डंडे खा रहे हैं और ये जो सत्तानशी लोग हैं, वो जिस अहंकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो बेरोजगार नौजवान है, जब वो काला झंडा दिखा रहे थे तो उनको कहा कि इनसे कह दीजिए कि तख्तियां नीचे कर ले वरना उस लायक नहीं बचेंगे। ये भाषा क्या किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है जो राष्ट्रवाद की दुहाई देता हो, जो हिंदुत्व की बात करता हो? तो ये तो उनका है। दूसरा, अखिलेश यादव की जहां तक बात है कि उन्होंने वो ये स्टेप क्यों उठाया है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस समय ऑफेंसिव राजनीति कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने डिफेंसिव होने में कोई फायदा नहीं है। और उदाहरण उनके सामने है पश्चिम बंगाल का, और ममता बनर्जी के साथ उनके इस समय काफी अच्छे रिश्ते हैं। हो सकता है सलाह मशवरा होता हो, आपके शरद पवार जी हैं, उनके साथ उनके रिश्ते हैं। तो ये जो सीख भी मिल रही होगी उनको, और साथ ही साथ जब उनको ये चुनौती दी गई, अब आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी उसी नंदीग्राम से लड़ने के लिए जाती हैं, तो जान रही थी कि वहां शुभेंदु अधिकारी कुछ भी खेल कर सकते हैं या उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लेकिन बावजूद उसके वहां से वो चुनाव लड़ती हैं, वो हारती हैं, वो अलग मसला है। और उनको 4 दिन वहां गंवाना भी पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने पूरे प्रदेश को वहां दुरुस्त रखा था पहले।
हाँ, उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को उतना कमजोर नहीं मान सकते। एक तो वो सत्ता में है, और जयशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं वो बेशक भाई प्रशासन उनके हाथ में है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा मजबूत है, और इसके अलावा उनका बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी यहां कमजोर है। तो इन तमाम चीजों का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव एक सरल सीट से जाना चाहेंगे। जो मैं बात कर रहा था आजमगढ़ की, वो शायद गोपालपुर या ऐसी कोई विधानसभा है, और वहां के जो सामाजिक समीकरण है वो थोड़े अलग किस्म के हैं। वहां जाटों माने जो मायावती का कोर वोटर है उसकी संख्या अच्छी है, वहां मुस्लिम भी अच्छी तादाद में है। इसमें कोई दो नहीं कि आज मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, लेकिन मान लीजिए कि मायावती किसी अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देती हैं तो उसका प्रभाव पड़ता। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं गुप्ता जी के कि वहां अखिलेश यादव को कोई हराता नहीं था, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको डिफेंसिव होना पड़ता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। और अभी जो उनका जो घोषणा पत्र है वो अभी हम लोग एक डिबेट में थे गुप्ता जी भी, तो पश्चिम की जो बात हो रही थी, इस बीच में ये भी एक नैरेटिव चला कि साहब पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी फिर से मजबूत हो रही है और किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वो खत्म हो रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि वहां जो मुस्लिम और जाट एकता बनी है, जो सौहार्द पनपा है, उसके बरक्स ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सैनी और गुर्जर एकता बनाई है, ये द्वैत बनाया है। लेकिन जो दो घटनाएं जिसका जिक्र गुप्ता जी ने किया है, वो दोनों घटना है, एक गुर्जर समाज से जुड़ी हुई है और आपके एक सैनी समाज से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत कमजोर है, मुश्किलों भरा है। और उसकी तरफ दूसरी तरफ अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए कि उन्होंने जिस बारीकी से पिछड़ों को गोलबंद किया है, इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से विखंडित कर दिया। उनके तमाम नेता निकल करके आए, पहले पिछड़ों के आए, और आज जिसका जिक्र अभी गुप्ता जी ने किया वो शुक्ला जी हैं, उनकी पत्नी ने ज्वाइन किया है। हो सकता है कि वो चुनाव लड़े। तो वैसे भी पूर्वांचल की जो राजनीति है ठाकुर बनाम ब्राह्मण की राजनीति रही है। वर्चस्व किसका होगा? ब्राह्मण राजनीति के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ठाकुरवाद को वहां पर मजबूत किया। तो आज जब चुनौती उनके सामने है तो वो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के साथ जा करके जो योगी आदित्यनाथ का अपना किला है उसको भेजने की कोशिश करेंगे। राजनीति में कोई किसी का न तो स्थायी मित्र होता है न शत्रु होता है। और ये जो माना जाता है कि साहब अगली जातियां वो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन पूर्वांचल की अपनी अलग स्थितियां हैं। तो उन स्थितियों में भी योगी आदित्यनाथ खुद अपनी सीट पर उस तरह से फंसे हुए हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो घर बैठ करके या पूरे प्रदेश में प्रचार करते हुए बहुत मुतमईन हो कि साहब हमको जाने की जरूरत नहीं है और हम सीट जीत लेंगे, क्योंकि जो अग्रवाल जी हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। तो और इसके अलावा जो मुद्दे अब उठा रहे हैं अखिलेश यादव, जिसकी कमी बीच में दिख रही थी कि उन्होंने पिछड़ों की तो गोलबंदी कर ली, जो आर्थिक मुद्दे हैं, मसलन आज जो पुरानी पेंशन बहाली का उन्होंने एक बड़ा वादा किया, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का जो वादा किया, सिंचाई की बात की उन्होंने, तो किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, नौजवानों के बेरोजगारी को दूर करने के वो मुद्दे उठा रहे हैं, लैपटॉप को लेकर के चुनाव उन्होंने एक जीता था तो वो उसको भी लेकर के आ रहे हैं, उसका भी ऐलान कर रहे हैं। तो अभी अखिलेश यादव को एज है ऐसा दिखता है। मैं कोई पुख्ता तौर पर ये बात नहीं कह रहा हूं, एज दिख रहा है कि अखिलेश यादव चूंकि फ्रंट पर खेल रहे हैं, खुल करके खेल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफेंसिव हो गई। जैसे आप अपर्णा यादव विष्ट का जो मामला है, जब अखिलेश यादव ने उनके ओबीसी लीडर्स को वहां से निकाल लिया, अपने पाले में कर लिया, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ये खेल खेलना पड़ा। और उसमें भी क्या हुआ, सपा को कोई नुकसान नहीं हुआ। अपर्णा न तो कोई जमीनी नेता है, न कोई जनाधार वाली नेता है, और न ही वो समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने जा रही है। ठीक वैसे ही मुलायम सिंह के एक बहनोई है, वो भी गए हैं आज भारतीय जनता पार्टी में, तो वो भी कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर अखिलेश यादव कोई ब्लेंडर करते हैं, मसलन पिछले दिनों जो जिन्ना को लेकर के आए थे वो, तो जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, और जैसे जैसे चुनाव आगे जाएगा वैसे वैसे वो
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और ज्यादा तीखा बनाने की कोशिश करेगी। और उस समय अखिलेश यादव की भाषा, अखिलेश यादव की प्रत्येक चाल, ये उसमें दिखेगा कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं या वो अपने मुख्य एजेंडे पर है, माने आर्थिक मुद्दे वो और पिछड़ों की गोलबंदी। अगर इन दो मुद्दों पर वो रहते हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव मुझे लगता है कि उनको सफलता दिला सकता है। ऐसा कह रहे हैं आप कि ऑफेंसिव वे में चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा चुनावी रणनीति जो समाजवादी पार्टी की है वो ऑफेंसिव है। लेकिन दूसरी तरफ पीयूष पंजी, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अब ये माना जाए कि ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी, भाजपा बनाम सपा साफ साफ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये शुरू से ही दिखाई दे रहा था, ये शुरू से ही दिखाई दे रहा था कि अगर जो हम अपेरेंटली देखें, जो अगर हम मीडिया में देखें या एक जो परसेप्शन पैदा हो रहा है, ये लगातार जो रैलीज हुई थी उसको लेते हुए, तो ये शुरू से लग रहा था कि ये चुनाव जो होगा वो जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में होगा। और जिस तरह से लोग, और देखिए जैसे 2017 में जो है कि लगातार लोग जो है भाजपा के टिकट लेने के लिए भीड़ लगा रहे थे, इस बार समाजवादी पार्टी पे ये नजारा हमको दिखाई देने को मिला, न कि भाजपा पे। तो ये लगातार लग रहा था कि दोनों के बीच में ही है। लेकिन देखिए, ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी सी अलग ये भी है कि वहां पे बीएसपी ऐसे नहीं दिख रही है, लेकिन जहां तक जो जिस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है और उसको लेके, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए या वहां देख लीजिए, जिस तरह से मुसलमानों को टिकट दिए जा रहे हैं, जाटों की उपेक्षा की जा रही है, उस तरह से लेके, और ब्राह्मण को जिस तरह से टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, वो तमाम चीजें, और मायावती जो दांव खेल रही हैं, उसको देते हुए मुझे लगता है कि ये भी एक जो है प्लेयर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे ये जो दिखाई दे रहा है वो यही कि समाजवादी जो असली लड़ाई है वो, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत कमजोर है, हालांकि कोशिश हो रही है प्रियंका गांधी द्वारा, लेकिन लगातार उसके जो कैंडिडेट है वही छोड़ के चले जा रहे हैं कांग्रेस के। हमने अभी देखा रामपुर में यही हुआ, वो देखा हमने। और तो जहां तक बीएसपी का है, वो एक साइलेंट जो है होके मुझे लगता है वो अपनी स्ट्रेटजी प्ले कर रही है। तो ये लोग भी उसमें प्रभाव डालेंगे, लेकिन एक तरह से जो लड़ाई हम कहते हैं जिसको कि इस बार लड़ाई किसके किसके बीच में है, तो वो ये साफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ही है, और इन्हीं के दो ही के बीच में चलेगी। क्योंकि बाकी जो है वो अपना ग्राउंड लेवल पे खेल रहे हैं, जो भी टिकट बंटवारे को लेकर, खासकर टिकट बंटवारे को लेकर जाति के आधार पे जो समीकरण बैठा रहे हैं उसके आधार पे, तो वो अपने अपना हिस्से के कुछ कटौती कर सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन मेन जो लड़ाई होने जा रही है वो यही होगी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ये तो लगभग एक तरह से साफ दिखाई दे रहा है जी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अमलेंदु जी, क्या पश्चिम और पूरब, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट दिखाई दे रहा है? सबसे पहले चुनाव पश्चिम में और सबसे आखिर का 2 चरण जो है वो पूरब में है। पश्चिम बनाम पूरब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से कहा जा रहा था कि किसानों का आंदोलन है और इस आंदोलन के कारण पश्चिम जो है वो ज्यादा यहां पर कठिन होगा, मुश्किल भरा होगा। लेकिन उतनी ही मुश्किल जो है वो दिखाई दे रही है, कठिनाई दिखाई दे रही है वहां पर पूरब में भी, जैसा प्रोफेसर रविकांत जी भी बता रहे थे, हमारे साथी जयशंकर जी भी बता रहे थे। आपको क्या लगता है पश्चिम की जो हालत है, और अभी जैसे दूसरे दलों के, और खासकर अभी थोड़ी देर पहले खबर आई गौतम बुद्ध नगर के जेवर सीट से जो विधायक के लिए जो प्रत्याशी थे उन्होंने छोड़ दिया, उनकी जगह पे किसी और को दिया गया है। तो ये चीजें खैर होती रहेंगी। फिर भी आपको क्या लगता है अमलेंदु जी कि पश्चिम बनाम पूरब अगर देखा जाए तो सपा और भाजपा में कौन आगे कहां दिखाई दे रहा है, और पश्चिम कितना मुश्किल है भाजपा के लिए, या पूरब और पश्चिम में देखें तो पूरब ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखिए राजीव जी, आज की परिस्थिति में तो चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, मतलब सूरज कहीं से भी उगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं उग रहा है आज की स्थिति में। अब बाद में अमित शाह जी आ जाए चुनाव प्रचार करने के लिए, चुनाव आयोग जो है वो रैलियां खोल दे भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाकी सबकी बंद कर दे, सेंटर की फोर्सेस आए, वो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ उस तरीके का यहाँ नंगे नाच हो, ये सब चीजें हो, तो मतलब जनता को क्रश किया जाए तो चीजें अलग की स्थिति है। लेकिन अगर वो सारी चीजें नहीं होती हैं जो पश्चिम बंगाल में हुई, हालांकि मुझको नहीं लगता है कि वो सारी चीजें यहां नहीं होंगी,
मतलब जितना पश्चिम बंगाल में हुआ उससे ज्यादा यहाँ कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, चूंकि उत्तर प्रदेश जो पश्चिम बंगाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे ज्यादा सब कुछ यहाँ होगा। लेकिन अगर नहीं होता है, उसके बावजूद अगर जनता तय कर चुकी है, तो फिर कोई भी आए और कोई भी जाए, चाहे पश्चिम हो या पूरा हो, फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी जो किसान आंदोलन के समय से जो रणनीति बना रही थी, वो ये रणनीति ये बना रही थी कि एक तो इसको जाटों का आंदोलन साबित किया जाए पूरे किसान आंदोलन को। पहले उसका था कि इसको खालिस्तानी आंदोलन साबित कर दो, उसमें जब फेल हो गए, जब हरियाणा से किसान जो था उसमें शामिल हो गया, तब फिर वो फेल हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि अब इसको जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाटों का आंदोलन साबित कर दो। और इस पर उन्होंने बड़ी मेहनत करी, मीडिया ने भी बड़ी मेहनत की, जो कि पेड मीडिया है एक तरीके से, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यधारा का मीडिया है। और ये कोशिश में इसमें थे, मतलब जो उनकी रणनीति है, जैसे हरियाणा में चुनाव गए तो वहां जाटों के खिलाफ लोग दूसरे लोगों को लामबंद किया, गुजरात में पटेलों के खिलाफ किया, मराठाओं के खिलाफ महाराष्ट्र में किया। तो ये जो रणनीति इनकी रहती है, मतलब एक तरफ बहुसंख्यकवाद के नाम पे हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, और हिंदुओं में जो बहुसंख्यक होता है उसके खिलाफ बाकियों को एकजुट करने की बात करते हैं। यही रणनीति उत्तर प्रदेश में भी थी कि यादवों के खिलाफ गैर यादव ओबीसी को लामबंद करो, जाटुओं के खिलाफ गैर जाटव दलितों को लामबंद करो। तो ये पॉलिसी जो थी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी करना चाहते थे। तो जैसा जयशंकर जी ने कहा कि यहाँ आकर योगी महाराज जो थे, अब वो पता नहीं अखिलेश यादव कहते हैं वो बात सही है या क्या है कि उनको ज्ञान नहीं था कि मेहबूज जो है वो क्या है, या ये साबित करने के लिए कि नहीं वो तो ठाकुर ही है, अपना क्षत्रियवाद जो चलाने के लिए वो यहाँ घोषित कर गए कि वो क्षत्रिय है। तो उसका मतलब वो बूमरैंग किया। और आपको याद होगा कि अब जेवर एयरपोर्ट का हो रहा था उद्घाटन, और उस समय जो सोशल मीडिया पे सब हो रहे थे और जो सब नारे लग रहे थे, मोदी नहीं, योगी नहीं, क्या ढोंगी है, इस तरीके, सब कौन लोग थे? वो सब गुर्जर थे। मतलब जो इन्होंने यहाँ व्यूह रची थी कि जो अजगर का समीकरण है उसको तोड़ के यहाँ जाटो गुर्जर की आपस में लड़ाई करवा दो। तो ये उनका जाटो गुर्जर को लड़ाई करवाने का समीकरण था, वो फेल होता जा रहा है। तो अगर ये सारी चीजें ठीक रहती हैं, और जिस तरीके से अभी समीकरण दिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनमें सब कामयाब नहीं हो पाती है, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, नेताओं का गांव में विरोध हो रहा है, वो सिर्फ जाटों के गांव में नहीं हो रहा है, अब सैनियों के गांव में भी हो रहा है, गुर्जरों के गांव में भी हो रहा है, और लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, शहरों में भी विरोध हो रहा है। तो इस तरीके का अगर ये विरोध जारी रहता है, तो पश्चिम हो या पूरब हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए पंगत की डगर जो है बहुत कठिन है। अब इसको ये कैसे ठीक करते हैं? क्या फोर्सेस के सहारे करेंगे, मशीनों के सहारे करेंगे, मीडिया के सहारे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? अब पाकिस्तान बीच में आएगा, क्या होगा? इमरान खान आएंगे, क्या होगा? मतलब ये चीजें जब आएंगी वो सब देखने वाली चीज होगी। लेकिन आज की स्थिति में जो है, पाकिस्तान, इमरान खान, जिन्ना फिरना कोई चल नहीं पा रहा है, और इसलिए नहीं चल रहा है तो समझ हिंदुत्व जो है वो फेल हो गया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान। तो वो हिंदुत्व इसीलिए फेल हुआ है। तो ये सारी चीजें आगे चल के होंगी राजीव जी। जयशंकर जी, एक गजब की खामोशी दिखाई दे रही है अगर भाजपा की तरफ से देखें तो। जो बात यहां रख रहे हैं अमलेंदु जी, उससे ही ये ध्यान आ रहा है कि अभी से 2 महीना पहले, महीना भर पहले भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान, इमरान खान, जिन्ना, तमाम चीजें आती थी, अब्बा जान, चचा जान, सब कुछ था। शायद ये भी हो सकता है कि ये वर्चुअल रैली का समय है अभी, और वर्चुअली जितना प्रचार प्रसार हो पा रहा होगा उस अंदाज में भी। लेकिन इस वक्त जब ध्रुवीकरण की बात आई पिछले दिनों 80 बनाम 20, क्या ये भी बैकफायर कर गया? क्या एक ध्रुवीकरण की आखिरी कोशिश जो थी भाजपा की, वो 85 बनाम 15 में भी बंटवारा है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नारा दिया, इसके बाद से गजब की खामोशी दिखाई दे रही है। आखिर कारण क्या हो सकता है जयशंकर जी? नहीं, कारण एक तो फीड ही मिल रहा है, जो उनको फीडबैक मिल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब अपनी स्ट्रेटजी तय करने में लगे हुए हैं लोग कि भाई कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया जाए, कौन सा मुद्दा उछाला जाए, क्या किया जाए जिससे कि हम फ्रंट पे आ जाएं। इस पर हो सकता है कि लोग विचार विमर्श हो रहा होगा उनके अंदर आपस में। भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी है, 300 से अधिक विधायक उसके हैं, जीत करके आए हैं, सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने स्ट्रेटजी में तो लगे ही होंगे। मुश्किल क्या हो रही है कि ये पहला चुनाव हमको लगता हाल के वर्षों में ऐसा है जिसमें मोदी जी या योगी जी ने नहीं बल्कि विपक्ष के अखिलेश यादव ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पहले तो सामाजिक संतुलन और सामाजिक समीकरण, जो सोशल केमिस्ट्री थी बीजेपी की, उसको छिन्न भिन्न कर दिया अखिलेश यादव की रणनीति ने। पिछड़ी जातियां जितनी हैं जो लामबंद जैसन से हुई है भाजपा से, उनका जो मोहभंग हुआ है, वही नहीं
जिस तरह सवर्ण जातियों में भी ब्राह्मण, जैसे हमने चर्चा की ना आपसे, ब्राह्मण समाज के लोग भी जिस ढंग से उनसे उनका मोह भंग हुआ है, बीजेपी से उतना नहीं हुआ होगा हो सकता है, मोदी से उतना नहीं हुआ होगा हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कारण जिस ढंग से उन्होंने प्रच्छन्न ठाकुरवाद किया उत्तर प्रदेश में, शासन प्रशासन से लेकर के हर चीज में, तो उसको लेकर के गुस्सा है, तो वो भी एक है। दूसरा, जैसा अभी रविकांत जी ने कहा ना कि एक मास्टर स्ट्रोक, अभी पेंशन वाली पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात, अभी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे अखिलेश का, तो अखिलेश यादव आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब अगला उनका स्टेप ये भी हो सकता है कि जो जिस ढंग से पीएसयूज को बेचा जा रहा है, अब चूंकि राज्य सरकार उसमें कुछ बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन वो उसको इशू तो बना सकते हैं कि जिस ढंग से सार्वजनिक उपक्रमों को लोक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, उससे परोक्ष तौर से देखा जाए तो पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो कहीं आरक्षण है नहीं, तो सरकार में और सरकारी उपक्रमों में तो आरक्षण की व्यवस्था होती है, वहां तो नौकरियां मिलती हैं। अगर बेच देंगे सारा का सारा निजी क्षेत्र में, तो फिर तो नौकरियां नहीं मिलेगी। तो ये भी इशू एक बनेगा कि पिछड़ी जातियों के लोगों को, अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के लोगों को कि भाई नौकरी तो मिलेगी कहाँ, जो भी आरक्षण बचा कुचा था, तो उस पर चोट करने की बात है। एक तो ये हो गया, तो इसलिए सामाजिक संतुलन की बात हो या चुनावी एजेंडा सेट करने की बात हो, इसमें अखिलेश यादव ने बाजी मार ली है। अब जैसे मैंने कहा, आपको बात हो रही थी कि भाई बेरोजगार नौजवान उनके साथ खड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही है, महंगाई जिस ढंग से बेतहाशा बढ़ी हुई है, कोरोना के जो उनके कुकर्म है, मतलब कुकर्म किया वो तो अलग बात है, लेकिन झूठ बोला, सबसे बड़ा क्या होता है, घाव से बड़ा उस पर नमक छिड़कना होता है, घाव के ऊपर नमक छिड़कना होता है। जिन लोगों के करीबी लोगों ने, निकट संबंधियों ने ऑक्सीजन प्रभाव में दम तोड़ दिया, जिनको अंतिम संस्कार भी ठीक से मुहैया नहीं हो सका, उनसे आप कह रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी मौत नहीं हुई जो ऑक्सीजन के अभाव में हुई, ये बात आप बोल रहे हैं। और दूसरा जो आप चर्चा कर रहे थे भी राष्ट्रवाद की, और ये हिंदू मुसलमान, और ये हम कई बार हम ही लोग इसी चैनल पे बैठ करके बात कर चुके हैं कि देखिए ये सब इनके जो हथियार है भोथड़े साबित हो रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है। आपने तथाकथित धर्म संसदों में जितने जहरीले भाषण दिलवाए, आपने खुद जो 80% 20% की बात कही, आपने अब्बा जान की बात छेड़ी, आपने जिना के बीच में ले आए, जिना साहब को भी बीच में लेके आए अखिलेश की जबानी, इस पर भी किसी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, न तो विपक्ष के किसी नेता ने रिएक्ट किया और न मुस्लिम समाज ने रिएक्ट किया। भाई उन्होंने तय कर लिया है कि हमको जो करना होगा हम जाके ईवीएम के मशीन पे करेंगे, हम आपकी बदकोली में नहीं आने वाले हैं, आप जो ढंग से जितना भी प्रयोग करिए, जितना भी उत्तेजित करने की कोशिश करिए, हमारा रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये इनकी सबसे बड़ी हार है। और देखिए जैसा हो रहा है, अमरेंदु जी की बात जो है चिंता जायज है, संभव है कि शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए, पुलिस का इस्तेमाल किया जाए, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बाजी पलट जाए। अभी 1 महीने का समय है, तो उसमें कोशिशें तो होगी, लेकिन ये बात हम उस समय भी राजीव जी कहते थे जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होता, उस समय हम यही कहते थे कि देखिए आज पश्चिम बंगाल का चुनाव इस स्थिति में पहुंच गया है, इस हालत में पहुंच गया है कि आज अगर इस तरह का कुछ भी खेला किया मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या उनकी सरकार ने, तो बंगाल की सड़कें लाल हो जाएंगी। आज वही हालत उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अगर आपने पुलिस प्रशासन या इस तरह के ताल तिकड़म से कोई भी चुनाव मैनेज करने की कोशिश की, तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। देखिए समाजवादी पार्टी के साथ आज ऐसा नहीं है, संसाधन नहीं होंगे, हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनका उतनी एक्टिविटीज नहीं होगी, लेकिन गांव गांव तक उनका संगठन पहुंच चुका है। और उनकी जो लामबंदी जयंत चौधरी के साथ हो गई है, उनकी लामबंदी जो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के साथ हो गई है, ये सारे के सारा मिल करके एक ऐसा गठजोड़ तैयार हो गया है कि इस गठजोड़ को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। जी बिल्कुल। अब आखिरी समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरी आप चारों से फटाफट इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि क्या बीजेपी के दबाव में है अखिलेश? जो हमने टैग दिया है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या दबाव में है? क्योंकि जितनी बातें हुई है उस आधार पर तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, अखिलेश दबाव में नहीं है। क्या कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? नहीं, मुझे ये दबाव नहीं लगता, बल्कि ये बहुत ऑफेंसिव राजनीति का
एक प्रमाण है कि वो साइकोलॉजिकल बढ़त नहीं देना चाहते बीजेपी को कि वो प्रचार करे कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो उन्होंने चुनौती दी उसका डटकर उन्होंने सामना किया और इसी बात को वो पेश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दिखाए। आज उन्होंने कहा ना कि घोषणा पत्र दे वो, उसका जवाब हम देंगे। तो एक तरह से जवाब दे करके और ऑफेंसिव राजनीति करना अखिलेश यादव उसमें आगे दिखाई पड़ रहे हैं। जी, क्या अखिलेश यादव ये 2012 से बदलकर 2022 10 साल बाद अखिलेश कुछ बदले नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी 2012 और 22 में अखिलेश यादव में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है और ये जमीन आसमान का अंतर जो है मुझे लगता है कि ये साबित भी होगा। 2022 के जो चुनाव परिणाम आएंगे सब कुछ ठीक ठाक रहता है। मैं फिर बार जोर देता हूं, डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो ये परिणाम जो है वो चौंकाने वाले निश्चित तौर पर होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और एक बात तो है कि जिस तरीके से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पीएसयूज के मसले पे जिस तरीके से बोले अखिलेश यादव और आउटसोर्सिंग के मसले पे बोले तो उससे उन्होंने बहुत बड़े वर्ग को जो है वो संबोधित किया है और ये मुझे लगता है कि जबरदस्त मार करने वाला पॉइंट होगा। उनके घोषणा पत्र में आ जाता है कि आउटसोर्सिंग के जरिए जो नौकरियां खाई जा रही हैं और शोषण किया जा रहा है और ये सच्चाई है। मतलब योगी जी का जो 4.5 लाख नौकरियां देने का जो पोस्टर चमक रहा है उनमें भी जो 200-400 नौकरियां दी गई है वो भी आउटसोर्सिंग की ही है। सरकारी नौकरी किसी एक व्यक्ति को इस 5 साल में नहीं मिली है। तो ये जो स्थितियां हैं और लाठियां मिली हैं बेरोजगारों को तो ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्त प्रहार करने वाला होगा। अखिलेश यादव अगर इस पर खुल करके बोलते हैं अपने घोषणा पत्र में लेके आते हैं। जी राजीव। पीयूष पंत जी, क्या मुद्दों की बात जो अभी तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान और तमाम बातें होती रहीं, उनके बीच में अखिलेश यादव जिस प्रकार मुद्दों की बात आज कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा और तमाम कई सारे मीडिया की खबरों को अगर देखें तो कहा जा रहा है कि दबाव में, इसलिए इस सवाल के साथ हम लोग आए थे। आपको क्या लगता है यहां उत्तर प्रदेश का चुनाव एक दूसरे रणनीति के आधार पर, और जैसा रविकांत जी कह भी रहे थे कि इस चुनाव को अब लीड कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, अब लीड करती हुई दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो है कि इस समय जो है अखिलेश जो है कि एक आक्रामक रूप में है और वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा समय है, अभी आने वाला समय थोड़ा क्रूशियल समय होगा और जो हम सब जानते हैं कि भाजपा की क्या रणनीति होती है और वो वही जो है कि अखिलेश के ही किसी स्टेटमेंट को ऐसे घुमा फिरा देंगे कि वो उसमें जो है कि आपको ध्रुवीकरण करेंगे या कोई ऐसा कैरेक्टर ले आएंगे। हालांकि वही मुझे लगता है आज देखिए एक जजमेंट आया है जो दिल्ली दंगे को लेके और जिसमें जो है एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई है। ये एक अच्छी बात है, तो ताकि ये लोग जो इनका ये ध्रुवीकरण करते हैं और जो ये मुस्लिम समाज को हमेशा दोषी बनाते हैं, दंगाई बताते हैं, वो अब कुछ लोगों को समझ में आएगा। या धर्म संसद ले लीजिए, कहीं ना कहीं नेचर भी जो है इनके खिलाफ जा रहा है। धर्म संसद ने इनकी जो कहीं ना कहीं जो है खाई खोदने काम किया है, जिस तरह के वहां वक्तव्य दिए गए। तो मुझे ये लगता है कि देखिए अभी बहुत क्रूशियल टाइम आएगा जब नॉमिनेशन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो कैंपेनिंग होगी वो डिसाइड करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत चिरपरिचित स्ट्रेटजी है, ये ध्रुवीकरण करती है। पंजाब में भी हमने देखा कोशिश की गई, खालिस्तान के माध्यम से हिंदू सिख पंजाबियों को और सिख में बांटने की कोशिश की गई, चाहे वो मोदी का वहां पे दौरा रहा हो और यू टर्न उन्होंने लिया हो और जो भी काम किया और उसके पहले भी, और वैसे ही उत्तर प्रदेश में लगातार। लेकिन ये जो एकता है कितनी जो है वो बनी रहती है। या देखिए, लेकिन लोग परेशान है, जैसी बात हो रही थी कि पेंडेमिक ने जो कर दिया है, जैसी दूसरा धार्मिक जो इन्होंने जो धार्मिक इतना जो चाहे बनारस का मामला हो, आप देख लीजिए जो इन्होंने बना दिया है कि हमने बहुत बड़ा जो है कॉरिडोर बना दिया है, उससे जो विस्थापित हुए हैं छोटे छोटे दुकानदार, बहुत आक्रोश है। ऐसे ही विंध्याचल वाले में हो रहा है। तो आक्रोश है, रोष है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठे होगा तो मुश्किल होगी। लेकिन जैसा आपने कहा, मुझे लगता है आने वाले 15 दिन बाद आप देखिएगा कोई ना कोई ध्रुवीकरण का मुद्दा भाजपा ले आएगी और जो उसका पूरा का पूरा तंत्र है उसका इस्तेमाल करते हुए, मीडिया का इस्तेमाल करते हुए फिर कोशिश होगी। अब ये डिपेंड करता है कि जितने कष्ट झेले हैं जनता ने पेंडेमिक के दौरान, अपनों को खोया है, जिन छोटे दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी खोई है रिलीजियस कॉरिडोर के नाम पे, क्या वो लामबंद होते हैं और इनके खिलाफ वोट देते हैं या नहीं, यही डिसाइड करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं। लेकिन जयशंकर जी, क्या ये तूफान से पहले की खामोशी है अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो? दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या किसी दबाव में नहीं है और ऑफेंसिव खेल रहे हैं?
नहीं, अखिलेश यादव किसी दबाव में नहीं है, ये बात सही है, और ऑफेंसिव खेल रहे हैं। उन्होंने अपने जनाधार को ये मैसेज देने के लिए कि देखो सेनापति सिर्फ चुनाव लड़ा ही नहीं रहा, लड़ भी रहा है। इसलिए हो सकता है उन्होंने कहा भी कि आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे, क्योंकि आजमगढ़ के सांसद भी है ना वो, तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा फैसला करेंगे। हाल के वर्षों में देखा जाए तो अखिलेश यादव बहुत ही परिपक्व राजनेता के रूप में उभरे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भाजपा खेमे की जो बदहवासी है उसको आप इसी से समझ सकते हैं कि जब पिछड़ी जातियों के लोग लामबंद हो रहे थे अखिलेश यादव के साथ, उस समय उन्होंने एक अपर्णा बिष्ट, अरविंद सिंह बिष्ट हम लोग के मित्र, रविकांत जानते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर हुआ करते थे, उनकी बेटी है अपर्णा बिष्ट, जो मुलायम सिंह जी के दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी है। तो उनको तोड़ा, ऐसा लगा कि जैसे पता लगा कि समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा ही टूट गया और बहुत बड़ा नेता कोई उनके अंदर से निकल करके भाजपा में आ गया। आज हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, दिल्ली में हमारे अखबार जिसको हम पढ़ते हैं, कभी आते भी हैं, फ्रंट पेज पर पहली खबर कि अपर्णा यादव भाजपा में शामिल। जैसे ऐसा लग रहा है कि अब तो पूरा मामला ही खत्म हो गया। अब इस पे एक टिप्पणी आप देखिए जरा सा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघ प्रिया मौर्य, वो सांसद है, लोकसभा के सांसद हैं वो। उन्होंने कहा कि साहब जब हमारे पिता ने छोड़ा तो फिर लोगों की क्या कमेंट्स थी, और आज जब अपर्णा जा रही है भाजपा में तो लोगों के क्या कमेंट्स हैं। मतलब हमको पिछड़ा बना करके कर दिया और उनको इस जंग से गौरवान्वित कर रहे हैं। तो ये फर्क है, मतलब इसका मतलब कि अगला वर्ष पिछड़ा कर दिया, अगला वर्ष पिछड़ा कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि संघमित्रा मौर्य जो हैं अब उनका भी दिन गिने ही चुने हैं, क्योंकि अब अभी अगर त्यागपत्र दे देंगी, पार्टी छोड़ देंगी भाजपा, तो उनको लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ सकती होगी, शायद इस कारण वो भाजपा में बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे कसमसा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस तरह के स्वर जो है और बहुत तेज होंगे, और मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है पीयूष पंत सही कर रहे हैं, ये लोग तो कुछ भी उठा नहीं रखेंगे भाई। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश हारने का मतलब कि 2024 की चुनौती भी खतरे में है, उसके सामने भी गंभीर सवाल उठ जाएगा। तो इसलिए कतई नहीं चाहेंगे कि 2022 का ये चुनाव हार जाए। इसके तुरंत बाद अगले इसी साल में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव है, तो यूपी अगर हार गए, उत्तराखंड हार गए, पंजाब हार गए, तो फिर तो गुजरात भी आप बचा पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ भी उठा नहीं रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके चाहने से ही अगर सब कुछ होता रहा तो फिर तो बात ही छोड़ दीजिए, तो फिर बंगाल भी जीत जाते। बंगाल भी क्यों चाहते कि ममता बनर्जी जीत जाए? इनकी इच्छा से ही अगर होना होता तो झारखंड, पश्चिम बंगाल सब इन्हीं के झोली में होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतदाता अपने ढंग से तय करते हैं, और मतदाताओं के जनादेश जो है, जनादेश की अवहेलना करके अगर आपने कुछ खुराफात किया तो उसके नतीजे खतरनाक होंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ जी। बिल्कुल। तो कई लोग बोलते हैं कि ये जो चुनाव है ये सरकार बनाम जनता है, तो क्या जनता जो है वो किधर जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। 10 मार्च का इंतजार कीजिए। लेकिन रोज शाम 7 बजे हम न्यूज पॉइंट लेकर आते हैं और चर्चा करते हैं दिन भर की गतिविधियों पर और कुछ खास मुद्दों पर। हमारे साथ तमाम साथी होते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल होता है। आज हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर रविकांत जी सीधे लखनऊ से, और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी जयशंकर जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी, और सीनियर जर्नलिस्ट पीयूष पंत जी। आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़े, आपकी बातों को आप लोगों ने रखा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आप लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर आगे भी आप लोगों से ऐसे ही जुड़ने की कामना भी करता हूं। बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम साथी जो बहुत ही ध्यान से इस कार्यक्रम को, धैर्य से इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, और मैं लगातार आप लोगों के कमेंट को भी सुन रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था। और अब कुछ कमेंट भी लेना चाहूंगा आप लोगों के। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोग लिख रहे हैं। शैलेश यादव लिख रहे हैं कि सर जी भाजपा वाले विज्ञापन दिए, अपर्णा को यादव परिवार की बहू बताने के लिए मीडिया वाले लिख दिए अपर्णा बिष्ट गुप्ता यादव। शैलेश यादव जी बहुत खूब। जमशेद करमुआ लिख रहे हैं, जमशेद करमुआ लिख रहे हैं बीजेपी से आगे निकलना है तो उसको जेल में डाल दे, जो आगे निकलता है उसको जेल में डाल देते हैं। हरिओम लिख रहे हैं कि इलेक्शन बिना किसी मार काट के हो जाए, ये बड़ी बात होगी। देश के लोगों को शांत रहना होगा, बीजेपी की
कुटिल चालों में नहीं आना होगा। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हरिओम भाई आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं और इन चीजों को समझना होगा जनता को खास करके। और ओम प्रकाश पाल जी कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल क्रांतिकारी हैं, बिल्कुल सही बात आप लिख रहे हैं। विष्णु प्रसाद यादव भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि विष्णु प्रसाद यादव के अलावा यहां घनश्याम शर्मा जी हैं पशुहारी बलिया से, लिख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को योगी के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त प्रत्याशी घोषित कर घेरेबंदी कर भाजपा और योगी के दबाव में लाने की रणनीति पर काम करना चाहिए। अखिलेश कहीं भी दबाव में नहीं है। अबेद अली मोंडल लिख रहे हैं 22 बीजेपी सी से और मोहम्मद सबीर अंसारी लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रविंद्र कुमार हैं जनता अब जुमले में नहीं आने वाली। मदीना का मुसाफिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं राजीव सर आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, आप लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज। आपको भी शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। आप जुड़े हमारे साथ मदीना का मुसाफिर जी और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं। और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी। गोविंद शर्मा जौनई से लिख रहे हैं डीवी लाइव के चीफ राजीव रंजन जी, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि हमारी आवाज को बुलंद करें। यूपी और मोदी सरकार ने कोरोना महामारी में शिक्षकों को भुखमरी की पर कर दिया है। विद्यालय अच्छे मंदबुद्धि हों। आप गोविंद शर्मा जौनई जी आप जो बात लिख रहे हैं मैं आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। और शिक्षकों की हालत महामारी में बहुत खराब हुई। उसके बाद आप याद कीजिए कि जब उसी महामारी के दौरान दूसरी जो लहर थी कोरोना काल की, उस लहर में ही पंचायत चुनाव करवा करके उसमें कितने शिक्षकों के ऊपर आफत आई ये सबने देखा है। भले उन खबरों को दबा दिया गया हो, लेकिन आरटीआई के जरिए जो खबरें बाहर आईं वो चौंकाने वाली खबरें थीं। इसलिए जरूरत है कि इन चीजों पर ध्यान दें और अगर ऐसा कुछ कोई करता है तो, लेकिन वही बात तो यही आती है कि सबको आवाज उठानी होगी। हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज हमारे जरिए पहुंचेगी लोगों तक। कौशिक देव रॉय हैं, कह रहे हैं गोवा मणिपुर उत्तराखंड में कांग्रेस कहां खड़ी है। 22 तारीख को बताऊंगा कौशिक देव रॉय जी, आप 22 को किसकी बनेगी सरकार। ओपिनियन पोल, बिल्कुल ताजा तरीन ओपिनियन पोल, कई जगह पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को खड़े कर दिए हैं। तो उन प्रत्याशियों की क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, अब ओपिनियन पोल और सटीक आने वाला है। तो आप लोगों के सामने हम रखेंगे न सिर्फ गोवा मणिपुर पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस कहां खड़ी है, उत्तराखंड में कहां खड़ी है कांग्रेस, और ये भी जानेंगे कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है। तो कौशिक देव रॉय जी बस 2 दिन का और इंतजार कीजिए। आज गुरुवार है और कल शुक्रवार, परसों शनिवार, यानी परसों शाम 5 बजे से हम आपके सामने हाजिर होंगे। शाम 5 बजे से आप सबसे चाहूंगा कि आप लोग जुड़िए हमारे साथ। अहमद पाशा जी कल भी जुड़े थे, आप लोग याद कीजिए, साउथ अफ्रीका से जुड़ते हैं हमारे साथ। लिख रहे हैं हमारे सारे रिश्तेदारों को बोलूंगा डीबी लाइव चैनल सब्सक्राइब के लिए, गुड न्यूज चैनल। बहुत धन्यवाद अहमद पाशा जी, आप जुड़े हुए हैं। कांगो से हमको देख रहे हैं, अपने परिवार वालों को भी बोलिए। कर्नाटक से आप बिलोंग करते हैं, कल आपने लिखा था, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग जुड़ते हैं और हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। और ऐसे ही ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, लगातार हमें देखते हैं, सुनते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लिख रहे हैं कि यूट्यूब पत्रकारों से परेशान है मोदी सरकार, तभी तो अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे धमकाने का काम किया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। फयाज गनाइये कह रहे हैं बीजेपी हटाओ देश बचाओ। कमिल शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, हाजी मोहम्मद यूनुस जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी दूर करें अखिलेश लिख रहे हैं। और ओम प्रकाश सारनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी अपर्णा विष्ट यादव को पार्टी में शामिल कर ऐसे खुश हो रही है जैसे लगान फिल्म में कैप्टन रसेल बाउंड्री के बाहर कैच पकड़कर खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि वो बाउंड्री के बाहर, उसे नहीं पता था कि वो बाउंड्री के बाहर है। बिल्कुल, आप बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ लेते हैं और आप खुश होते हैं, लेकिन वो कैच नहीं, वो आउट नहीं बल्कि वो छक्का होता है। तो ये क्या गलत जगह पे बॉल कैच कर लिया,
ये समझना होगा। बहुत खूब लिख रहे हैं ओम प्रकाश सारनाथ जी। जाकिर मंसूर भी है, मंसूर जाफिर मंसूर कह रहे हैं कि सर जी दबाव में योगी हैं, योगी जी हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ सवाल हम लेकर आते हैं, इस सवाल का मतलब ये नहीं होता है कि हम ऐसा कह रहे हैं, मतलब ये होता है कि ये बातें ऐसी चल रही हैं, आखिर सच्चाई क्या है ये जाने हमारे पत्रकारों का पैनल जो होता है, विश्लेषकों का जो पैनल होता है, और उनके अलावा आप लोगों का जो पैनल होता है जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। आप सबसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी के दबाव में है अखिलेश यादव, क्योंकि लोग कह रहे हैं, मीडिया में ऐसी बातें चल रही हैं, तो हमने भी सोचा कि चलो इस बात को यहां उठा करके लाया जाए, इस पैनल पर, इस चर्चा में इसको लाया जाए और बात की जाए। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों के बीच लाने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ क्लैरिटी आए, जो चल रहा है उसमें कितना घालमेल है, कितनी सच्चाई है, यह समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ। हाजी मोहम्मद यूनुस तो हैं ही हमारे साथ, ओम प्रकाश सारनाथ जी हैं, जाफिर मंसूर हमारे साथ है, विष्णु प्रसाद यादव जी भी हमारे साथ हैं, और विष्णु प्रसाद यादव जी लिख रहे हैं, एक मिनट कहां चले गए विष्णु जी, थोड़ा सा ऊपर विष्णु जी का कमेंट जो है वो चला गया है। हाँ, लिख रहे हैं कि तेरे पास पैनल पार रोज 5 लोग ही आते हैं और तू सर्वे क्या कराएगा। अब लीजिए भाई, आप आ जाओ विष्णु जी, आप आ जाएं तो बढ़िया रहेगा। आपको निमंत्रण देता हूं dblive15@gmail.com, इस पे आप मेल कीजिए और आपको हम बैठाएंगे। आप अच्छे आदमी हैं, थोड़ी सी आपकी भाषा बस खराब है, उसको सुधार देंगे हम लोग, ताकि आपको थोड़ा सा लिखना आ जाए, है ना। तो आइए, लेकिन हम चाहते हैं विष्णु जी कि आप जैसे लोग जुड़ेंगे तभी तो अच्छा लगता है कि हम लोग अगर कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधारें, या आप अगर गलती कर रहे हैं तो आपको सुधार दें हम, क्योंकि एक दूसरे से ही तो हम सीखते हैं ना। तो आप जो अगर हम में गलती देख रहे हैं तो आप हमें सुधारेंगे, और हम अगर कुछ गलती आप में देख रहे हैं तो आपको हम सुधारेंगे। आदित्य राज भी हैं, यूपी में एसपी सरकार लिख रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, बीएसपी के उम्मीदवारों की सूची देखकर लगता है कि बीएसपी भाजपा का साथ दे रही है। कुछ ओम प्रकाश तिवारी जी, ऐसा ही मुझे भी लगता है। हम लोग भी चर्चा कर रहे थे अपने ऑफिस में, न्यूज रूम में, कि कुछ लग तो रहा है ऐसा कि जो लिस्ट आ रही है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का साथ देती हुई बीएसपी दिखाई दे रही है। कितनी सच्चाई है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन अभी तक ये कई जगह पे लग रहा है। पुष्पराज यादव जी है, कह रहे हैं डीबी लाइव सबसे अच्छा चैनल है जो सही एग्जिट पोल दिखाता है। पुष्पराज यादव जी आप जुड़ते हैं, और 22 तारीख यानी परसों जरूर जुड़िए हमारे साथ में। आसूराम डोगियाल भी हैं, सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लिख रहे हैं। बचाए खान जी कह रहे हैं कि शंकर बात सही बता रहे थे मुझे तो जैसे कभी, और फिर कुलविंदर, समझा नहीं मैं, राजेश शंकर की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझा बचाए खान जी। खैर, लेकिन कुलविंदर संधू कह रहे हैं केवल कांग्रेस ही धर्म जाति की नफरत से लोगों को बांटने वाली राजनीति को हराकर देश की एकता अखंडता बनाए रख सकती है। कुलविंदर संधू जी, आपकी बातों में दम तो है। सोहेल भी है जो कह रहे हैं सऊदी अरबिया से, हमें कह रहे हैं गुड नाइट, कह रहे हैं शब्बा खैर, कह रहे हैं आपको भी गुड नाइट, शब्बा खैर। और विष्णु प्रसाद यादव कह रहे हैं तेरा सर्वे सपा को जिताएगा। अब भैया आप पहले से समझ गए हैं तो क्या करें, आप चाहते हैं कि बीजेपी को जिता दें, तो चलिए आ जाइए, आप बैठिए विष्णु प्रसाद यादव जी। सामने जो चीजें दिखती हैं वही देखिए, सच्चाई को विष्णु जी, सच्चाई को मत, आप पहले भी ऐसे ही तू तड़ाक की बातें करते रहे हैं, तो आपको बड़े अदब के साथ आपके साथ बात करता हूं मैं, क्योंकि आप तो बड़े खूंखार लगते हैं भाई। आप तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी भी एनकाउंटर हो जाता है तो डर भी लगता है आप जैसे लोगों से, लेकिन आपके नाम के आगे यादव है, इसलिए थोड़ा सा ये सोचता हूं कि चलो थोड़ी सी बिरादरी जो है वैसे ही हमारी आपकी वाली बिरादरी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा मेरे तरफ भी थोड़ा कृपा कीजिए। आप क्या कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहा हूं मैं, तेरा वेरा करके थोड़ा सा आप पे आ जाइए भाई साहब। वाहिद अहमद अंसारी हैं जो कह रहे हैं सर जी आपका डायलॉग सुनकर बहुत मजा आ रहा है। अब्दुल, आप लिख रहे हैं वाहिद अहमद अंसारी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अब्दुल जब्बार जी हैं जो कह रहे हैं अंधभक्तों के लिए आज नया अभियान लॉन्च हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अगर ये बात राहुल गांधी ने बोल दी होती तो संबित पात्रा बरसाती मेढक की तरह उछल कूद कर रहा होता।
नहीं, संबित पात्रा जी बड़े नेता हैं इस देश के, इसलिए अदब के साथ पेश आइए। हाँ, लेकिन ये गलती हो जाती है, प्रधानमंत्री से ऐसी गलती हुई है, आज सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है। लेकिन जो योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और इस बात को, या बेटी बढ़ाओ, बढ़ाओ पढ़ाओ बचाओ, ये होना चाहिए। यहाँ पटाओ वाला शब्द जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आज क्या करें, ये सोशल मीडिया का जमाना है, और इसमें आप थोड़ी सी भी गलती किए, थोड़ी सी चूक, महाचूक, यानी कि नजर हटी दुर्घटना घटी। जो पहाड़ों पे आप जाएंगे तो जरूर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आप पहाड़ों पर ड्राइव करिए तो बिल्कुल संभल कर। तो यहां भी जब जुबान चलाते हैं हम या कुछ लिखते हैं, जैसे विष्णु प्रसाद जी लिखते हैं, इतना अच्छा नाम है विष्णु जी का, विष्णु प्रसाद यादव, इतना बढ़िया नाम है, लेकिन वो गालियां देने लगते हैं, बुरा मान जाते हैं, क्या बताऊं मैं। लेकिन अच्छा है, अच्छा लगता है कि आते हैं विष्णु जी जैसे लोग आते हैं। भगवान, आप समझ सकते हैं, विष्णु के अवतार 10 अवतार, और 10 अवतार में विष्णु सबसे ऊपर, उनके 10 अवतार हैं। खैर, अफरोज आलम जी हैं जो कह रहे हैं अखिलेश यादव पर कोई दबाव नहीं है, बस थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना होगा खुद की विधानसभा पर। बिल्कुल सही अफरोज आलम जी। अली राजा कह रहे हैं सर, चुनाव आयोग अगर 25 तारीख के बाद राज्यों की रैलियों की इजाजत दे देता है तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा सबको होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा, ये तय मानिए। और फिर किरण यादव हैं, विष्णु भाई पहले बोलना तो सीख लो, लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, विष्णु भाई अच्छे आदमी हैं। और विष्णु प्रसाद यादव जी लिख रहे हैं जातिवादी चैनल हमेशा सपा को आगे दिखाता है, और जो जातिवादी नहीं है वो भाजपा को आगे दिखाता है। चलिए, इस बात की आपकी बात मान लेते हैं। भूपेंद्र सिंह शिकारकर कह रहे हैं RLD@जाट हैशटैग लिख रहे हैं। और ऐसे किरण यादव भी हैं हमारे साथ में, अहमद पाशा भी हमारे साथ हैं, बीजेपी IT सेल वालों से मत डरना सर लिख रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, फिर सोनू कुमार हैं। नहीं, अहमद पाशा जी, बीजेपी IT सेल से नहीं डरता हूं, क्योंकि वहां तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत लोग, अपने बहुत जानकार लोग वहां हैं बैठे हुए बीजेपी IT सेल में, और बहुत नजदीक से। मैं चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब जगह हमारे लोग, तब तो पत्रकार हूं मैं, वरना मैं पत्रकार क्यों कहलाऊंगा। विष्णु जी जो हैं वो थोड़ा सा नाराज इसलिए हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से, वो मुझसे नाराज नहीं है, वो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। पता नहीं क्यों, ये अखिलेश यादव को सोचना होगा, समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि उनकी पार्टी से विष्णु यादव लिख रहे हैं, यादव सरनेम है उनका, लेकिन वो नाराज क्यों हैं। और जब जातिवादी बात इसलिए मैं कर रहा हूं यहां पर विष्णु जी, माफ कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति तो जाति पर ही आधारित है, और 80 और 20 की बात जो है वहां पर भी 80 में गिनने लगते हैं लोग कि 54% पिछड़ा, इतना % अगड़ा, इतना % ये सब मिलकर 80 हमारा। तो ये सारी जो बातें हैं थोड़ा सा अलग है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और उसमें भी जब आप उसमें आएंगे, वहां की राजनीति के विश्लेषण में आएंगे तो बहुत ही मजेदार विश्लेषण हो जाता है। इसलिए अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। वीरेंद्र यादव भी हैं, SP RLD लिख रहे हैं, हरिओम जी लिख रहे हैं, ऐसे कमेंट मत लीजिए राजीव जी, जो मन को परेशान करता हो। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे लोग तो अच्छे हैं जो आते हैं, आपकी बुराइयों को, अगर उनको लगता है कि हम बुरे हैं तो अपनी बातों को रखते हैं, तो उनकी बातों को पढ़ना चाहिए, रखना चाहिए, ये अच्छी बात है। और हाशिर अहमद जावेद लिख रहे हैं सर, आप चैनल को सब चैनल तो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, ये है, लेकिन सारे चैनल पर DB लाइव का सर्वे भी दिखाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे महापोल, चाहे वो ABP न्यूज हो, चाहे न्यूज 18 हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे बाकी हो, जहां भी आप देखिए तो उनके जो महापोल आ रहे हैं उसमें DB लाइव को भी लिया जा रहा है। तो DB लाइव की कुछ न कुछ क्रेडिबिलिटी तो है कि हमारे सर्वे को वो लोग भी उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब ये तो देखिए, आज की तारीख में ऐसा तो होता नहीं है कि अगर एक विधानसभा में आप जाएं और वहां अगर 2 लाख
मतदाता हैं तो 2 लाख के बीच सर्वेयर जाते हैं, ऐसा नहीं है। 2 लाख में से 200 लोगों के बीच जाते हैं, 400 लोगों के बीच जाते हैं, और इनके बीच जाकर के आप एक चीज को भांपने की कोशिश करते हैं कि कहां किसकी सरकार बन रही है। ऐसे ऐसे करके आप 1-2 लाख सर्वे लोगों के बीच जाते हैं, एक सर्वे तैयार होता है। अभी परसों हम लोग और अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि हम लोग सर्वे करते कैसे हैं, लेकिन ऐसे ही तमाम सर्वे जो एजेंसियां हैं करती हैं सर्वे, तो इसलिए वहां भांपा जाता है, लोगों के मिजाज को टटोला जाता है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि मैं घर से निकलता हूं कि चलो मैं बीजेपी को वोट देके आऊंगा, लेकिन मैं जाकर के अगर बसपा को वोट देके आ जाता हूं, कांग्रेस पार्टी को वोट देके आ जाता हूं, या सपा को वोट देके आ जाता हूं, लेकिन घर से निकलते समय मेरे से किसी ने पूछा कि किसको पसंद करोगे वोट देना, तो मैं बोल दिया बीजेपी। सामने वाले ने नोट कर लिया बीजेपी, लेकिन मैं देके आया बसपा को या सपा को, तो एक तो वहां गलत हो गया। सर्वेयर जो है वो सही था लेकिन फिर भी गलत हो गया। तो ये गलतियां ओपिनियन पोल में होती हैं। बहुत सटीक की ओर जो है वो अनुमान और अच्छा लगता है जब आप जाते हैं ओपिनियन पोल से आगे, जिस दिन चुनाव हो जाता है और आखिरी चुनाव के समय आप एग्जिट पोल में आते हैं। सबसे मजेदार होता है क्योंकि वहां भी अनुमान लगाना होता है, वहां पर भी बहुत कुछ देखना होता है कि किस पार्टी के बूथ के पास में कितनी भीड़ है, कहां लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, किसकी हवा चल रही है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सर्वे का काम बहुत आसान नहीं है दोस्त, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लोगों के मिजाज को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। 1-2 लोगों से आप पूछ सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों से पूछना, उनके मिजाज को टटोलना। आप किसी से पूछते हैं, उनके मन में बीजेपी है, कह देगा सपा, सपा मन में है, कह देगा बीजेपी, या और कोई पार्टी कह देगा, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। मखसूम खान लिख रहे हैं, राजीव जी मेरे दोस्त ही मेरे रकीब हो गए हैं, इसीलिए बाबा जी गोरखपुर के करीब हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। और बहुत सारे दोस्तों जो रकीब का मतलब नहीं समझते होंगे उनको बता दें, रकीब का मतलब उर्दू लफ्ज है और इसका मतलब होता है दुश्मन। तो अगर मेरे दोस्त ही मेरे दुश्मन हो जाएं तो बाबा जी गोरखपुर के करीब हो गए हैं। बहुत खूब, अच्छा लिखते हैं मखसूम खान जी आप हमेशा। रंजन सूद जी हैं, प्राउड टू। फिर ऐसे ही है प्राची यादव हैं, हमें जुड़ना है, प्राची यादव का लिखना है। और FFGH अख्तर लिख रहे हैं, सर जी आपका जो आलोचना करता है वह सबसे बड़ा बेवकूफ है। कोई बात नहीं, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बता रहा हूं। गोविंद शर्मा जौनई लिख रहे हैं, राजीव जी मैं कह रहा हूं कि वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षक हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं, और जो विद्यालय के बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास की जगह पर अश्लील वीडियो देखते हैं। राजीव रंजन जी विद्यालय नहीं खुले तो ये भी एक बहुत बड़ा और वाजिब है सवाल है। थोड़ा ये चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, इस पर हम लोग एक मुहिम छेड़ेंगे। आप हमारे संपर्क में रहिए गोविंद शर्मा जी। और ये बहुत ही जरूरी है कि जो बच्चे हैं जिनके हाथ में पहले मोबाइल नहीं दिया करते थे, खासकर 10वीं 12वीं तक के बच्चे, और ऐसे जो स्मार्टफोन है वो नहीं लिया करते थे, लेकिन अब उनके हाथों में पढ़ाई के कारण स्मार्टफोन है और वो पढ़ाई नहीं कुछ और करते हैं। ये बहुत दुखद है। बच्चों की तकदीर जो है वो अब किसी और के हाथ में अगर चली जाए तो ये अच्छा नहीं है। और इस पर इसकी चिंता आप कर रहे हैं गोविंद शर्मा जी, बहुत वाजिब चिंता कर रहे हैं और मैं आपके साथ हूं, हमारा चैनल आपके साथ है। ये चुनाव निपटने दीजिए, फिर इस पर गहराई से गंभीरता से हम लोग चर्चा करेंगे और काम करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे, काम करेंगे। ऐसे ही जफर ब्यूटी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और करण जी हमारे साथ, लाल बहादुर यादव जी हमारे साथ में। लाल बहादुर यादव कह रहे हैं कि विष्णु यादव को आरक्षण और रोजगार की जरूरत नहीं है, ये मोदी और योगी के रिश्तेदार हो सकते हैं। लाल बहादुर यादव जौनपुर से हमारे साथ हैं। हरिओम जी हैं, पंजाब में कांग्रेस आगे है अभी तक। राजीव जी हरिओम जी लिख रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक आगे है। प्रेम टमटा जी बहुत दिनों बाद आप जुड़े हैं भाई। प्रेम टमटा जी आज बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूं। नेक काम मजबूत इरादा बदलाव होगा, राजीव जी कह रहे हैं प्रेम टमटा। और ऐसे ही जाफिर मंसूर कह रहे हैं सच्चे बात अंधभक्त को मिर्ची लगती है, कह रहे हैं जाफिर मंसूर। और फिर रामपाल मीना भी हैं, सर जी लिख रहे हैं। वीरेंद्र यादव हैं, आपका चैनल सबसे सटीक है सर, बाकी सब फेक, लिख रहे हैं। मोहम्मद अयूब भी हमारे साथ बने हुए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं। बबलू 5G भी जुड़े हैं हमारे साथ, लिख रहे हैं गुरुजी चीन भारत पर कब्जा कर रहा है, पुल का निर्माण कर रहा है। एक वीडियो बिल्कुल ये वीडियो काफी, और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है उस वीडियो को दिखाते हुए। कुछ करना नहीं है, आप गूगल अर्थ में जाइए और वहां देख लीजिए वो कैसे बन रहा है, सबके सामने है, लेकिन उन खबरों को दबाया जा रहा है, ये सही नहीं है। और
अब विष्णु प्रसाद जी को नाराजगी है कि सारे चैनल वहां पे पंजाब में आम आदमी पार्टी को आगे दिखा रहे हैं और आप कांग्रेस को दिखा रहे हैं। आप याद कीजिए 2017 का चुनाव, विष्णु जी अगर आप चुनाव के नजदीक हैं तो, और उस समय भी आम आदमी पार्टी की तो सरकार बनवा रहे थे लोग, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं बनी। न सिर्फ पंजाब में बल्कि गोवा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे वहां पे चैनल वाले, ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में, लेकिन गोवा में तो एक भी सीट नहीं मिली आम आदमी पार्टी को। तो क्या गलत दिखाएं हम? तो चूंकि बाकी लोग ऐसा दिखा रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा दिखाएं। क्यों दिखाएं? जो सच्चाई है, जो हमारे सामने हमारे हाथ जो सच्चाई लग रही है वही दिखाएंगे ना। कैसे आप चाहते हैं कि जो बाकी लोग दिखा रहे हैं, इसीलिए हम आपके कहने अनुसार आप वो, इसलिए क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी न जीते, आप देखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी न जीते, आप सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं कि बीजेपी जीते, और अगर बीजेपी कहीं नहीं जीत रही है तो वहां कांग्रेस न जीते, वहां समाजवादी पार्टी न जीते। तो ऐसा नहीं होता भाई साहब। विष्णु जी बातों को समझिए, आप बुरा मत मानिए, लेकिन विष्णु जी आपकी बातों को मैं इसलिए ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोच में भटकाव है। आपके सोच में भटकाव जो है उसको मैं थोड़ा चाहता हूं कि सोचने का जो नजरिया है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन दोनों पहलुओं में से किसी एक पहलू को एक बार समझते हैं तो दूसरे पहलू को भी समझिए। एक साइड हेड्स है तो दूसरी तरफ टेल्स है, तो इस बात को भी समझना होता है कि हां, किसी भी चीज के दो पहलू हो सकते हैं। आप अगर पूरब में खड़ा होकर के कहते हैं कि मैं पश्चिम की ओर हूं तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं पश्चिम की ओर खड़ा होकर बोलूंगा नहीं जी आप पूरब की ओर हैं, तो मैं भी सही हूं, आप भी सही हैं। इसी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और ये पॉलिटिक्स है भाई, ना आपका कुछ फायदा होने वाला है, ना मेरा कुछ फायदा होने वाला है। जीत करके ना आप मुख्यमंत्री बनेंगे, ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। समाजवादी पार्टी की जीत मैं दिखा करके या हमारा चैनल दिखा करके, हमारे चैनल को समाजवादी पार्टी वाले क्या रातों रात लीडर बना देंगे, या मुझे क्या वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है समाजवादी पार्टी से, ये मान लीजिए, ये जान लीजिए आप। लेकिन यह है कि जो सच है वो दिखा रहे हैं हम, जो है वो हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और अगर बीजेपी जीतेगी तो क्या हम कहेंगे नहीं बीजेपी हार गई? बिल्कुल नहीं। बीजेपी जीतेगी तो कहेंगे बीजेपी जीत रही है। तो वही बात है, इस बात को समझिए। कांटे की टक्कर है। अगर यहां लिख रहे हैं हम कि क्या बीजेपी के दबाव में है अखिलेश, तो क्यों लिख रहे हैं हम? अगर अपर्णा यादव जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं तो इस पर चर्चा ना करें हम, क्योंकि अखिलेश यादव के परिवार में, उनकी पार्टी नहीं, उनके परिवार में सेंधमारी की गई है, तो ये बात ना करें हम। ये बात तो करेंगे ना, यही तो है। आप कहें और ये बात आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर बीजेपी से कोई टूट करके उधर जाता है और ये बात हम करें तो आपको ये बात बुरी लगेगी। इसलिए ये समझने की जरूरत है। खैर, बहुत सारी बातें आपकी बातों के आधार पर हो गई हैं। यहाँ पे बहुत सारे साथी दूसरे जो हैं वो भी हमारे साथ हैं और बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। कृपया हमारे तरफ से गुरुदेव को चरण स्पर्श कह दीजिए। और ओम प्रकाश जी कह रहे हैं हरिओम जी पंजाब की बात कर रहे हैं, लोग आम आदमी पार्टी को पावर में नहीं लाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन के बाद काफी काम किया है, हरिओम जी कह रहे हैं। श्रीवास आर कह रहे हैं सर आज गोदी मीडिया की वजह से विदेश में देश की छवि खराब होती जा रही है, मोदी चुप हैं तो आप लोग भी इस पर एक डिबेट कीजिए ताकि जनता जाने। अफरोज आलम भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जनता ने खुद अखिलेश का चुनाव लड़ने का जिम्मा उठा लिया है क्योंकि अखिलेश जनता के मुद्दों पर चुनाव मैदान में हैं, इसलिए जनता उनके सामने है। प्रदीप सिंह कुलदीप कह रहे हैं सर यूपी में किसान बर्बाद हो गए हैं, ये कह रहे हैं प्रदीप सिंह जी। ऐसे प्रवीण पवन यादव हैं जो कह रहे हैं कि योगी का झंडा गिर जाए तो अखिलेश का फिर लहराए, ये पवन यादव कह रहे हैं। लाल बहादुर यादव जी कह रहे हैं कि विष्णु यादव नहीं हो सकते, कोई दूसरा है जो यादव बनकर यादवों को बदनाम कर रहा है, लाल बहादुर यादव कह रहे हैं। अहमद पाशा भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं। शिवम यादव हैं जो कह रहे हैं देश में ऐसे नेता की जरूरत है जो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की सही व्यवस्था करवा सके एवं नाजायज टैक्स बंद करवा सके जिससे महंगाई को बढ़ने से रोक सके, और शिवम यादव ने ये कहा है। और सौरभ शुक्ला कह रहे हैं सर इस बार यूपी में कौन आ रहा है इस पर एक वीडियो बना दीजिए। अब वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आप परसों जुड़िए हमारे साथ शाम 5 बजे से, हम बताएंगे आपको कि यूपी में कौन आ रहा है। बबलू 5G लिख रहे हैं कि गुरुजी कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की आप लाइव इंटरव्यू लेंगे
तगड़े देता है। मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बिल्कुल अजय राय की बात मैं जानता हूं और अजय राय जी को जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं, और वाराणसी से सांसद प्रत्याशी रहे हैं वो, और मोदी जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है। बहुत सही मतलब नेताओं में जो दमदार नेता होता है उनमें से एक है वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बबलू 5G। और अरशद खान भी हैं, जो सच्ची बात कड़वी लगती है सच है। बिल्कुल मोहम्मद साइजान भी है, सैल्यूट कह रहे हैं। सुदेश यादव भी हैं, पवन जी भी हमारे साथ हैं, और सुदेश जी, अफरोज आलम, तमाम दोस्तों। अब समय जो है वो नफीज साहा भी हैं, सर अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए लिख रहे हैं। तो ऐसे तमाम। विनोद बजाती ऑफिशियल भी है, योगी जी महाराज चुनाव हार जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद लिख रहे हैं विनोद जी। और ऐसे ही मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ में है, नाइस चैनल टीवी लिख रहे हैं। और जबार सिंह है, पुरानी पेंशन वाली एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। नियाज जी बिल्कुल सही, पुराना पेंशन की बात महत्वपूर्ण मुद्दा है। अमानत यादव भी हमारे साथ में है, तौकीर अहमद सिद्दीकी भी हैं, श्रीवास जी हैं जो कह रहे हैं आपका सर्वे सही, बाकी गोदी मीडिया तो बीजेपी की ही बात करेगा, इनको तो महंगाई बेरोजगारी जैसे लगता ही नहीं, ये सब मोदी योगी के गुलाम हैं, ऐसे लिख रहे हैं पवन भी। और विष्णु प्रसाद जी हैं, और ऐसे तमाम साथियों और दोस्तों। मोहम्मद इरफान आप सबसे, आकाश यादव भी मेरा नाम पूछ रहे हैं। आकाश यादव, मेरा नाम राजीव है, राजीव रंजन श्रीवास्तव नाम है, राजीव रंजन ही लिखता हूं मैं। अफरोज आलम भी है। तो ऐसे तमाम दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, कुछ मुद्दों के साथ, कुछ खबरों के साथ, और कुछ पैनलिस्टों के साथ, और साथ में आप तमाम दोस्त तो होंगे ही, साथ ही शुभचिंतक सब होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विष्णु प्रसाद यादव जी, अगर हमारी बातों से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विष्णु जी, इतनी उम्मीद जरूर करता हूं। आप गांव के प्रधान हैं, और अपने गांव के और भी लोगों को कहिए और जुड़िए हमारे साथ विष्णु जी, अच्छा लगता है आप जुड़ते हैं। थोड़ा सा मौज मस्ती, बाकी चीजें तो हो ही जाती हैं, कुछ सीखने को तो मिलेगा ही आपसे हमको और हमसे आपको। तो आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।